हेलो बच्चों, वेलकम टू द जुबिलेंट फिजिक्स। दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी। तो हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का सीरीज स्टार्ट किए थे, उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन को कवर कर लिए हैं और दूसरा चैप्टर जो चल रहा है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। तो आज हम लोग कैलोरीमेट्री का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं और उसके अंदर जो टॉपिक आज पढ़ेंगे उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का लेटेंट हीट क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद हीटिंग कर्व देखेंगे और लास्ट टॉपिक जो होगा वो लॉ ऑफ मिक्सचर है। तो इतना ही टॉपिक इसके अंदर है, मतलब कुछ टॉपिक हम लोग पहले ही पढ़े थे और कुछ आज पढ़ करके हम लोग कैलोरीमेट्री का काम खत्म करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस अच्छा खासा लेकर के आएंगे जो प्रैक्टिस करके हम तुम्हें दिखाएंगे और तुम उसको घर पे जाकर के खुद से सॉल्व करोगे। तो इस तरह से इस टॉपिक को भी अच्छा खासा तुम्हें कंसेप्ट समझ में आएगा और क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। तो देखो, लेटेंट हीट के बारे में हम कुछ डेफिनेशन लिख करके लाए, इसको समझो पहले, उसके बाद हमको आगे बढ़ते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होता है? वो कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट जब इसका चेंज करेंगे, हम लोग जानते हैं कि मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली वो फोर्थ और फिफ्थ के बारे में अभी नहीं कर रहे हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन इस तरह का जो होते हैं। जनरली हम लोग 3 तरह के सॉलिड, लिक्विड, गैस में होते हैं। तो कह रहा है जब फेज को चेंज करेंगे तो उसका चेंज, मतलब फेज को जब चेंज करेंगे विद इट्स टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हीट एब्जॉर्ब समझो कि टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। कहने का मतलब है किसी भी सॉलिड, अगर मान लो कि ये सॉलिड है अपने पास, इस सॉलिड को कन्वर्ट करना किसमें? लिक्विड में। अब लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर मान ले कि 1 यूनिट मास है इसका, इसका मास कितना है? यूनिट है। अब ये 1 kg भी हो सकता है और 1 ग्राम भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट जो होगा डेल्टा क्यू, मतलब किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हमें हीट रिलीज करना पड़ेगा या एब्जॉर्ब मतलब हीट को देना पड़ेगा या उससे हीट जो रिलीज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस होता है। वो क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस होता है। तो डेल्टा क्यू, अब इसको हम थोड़ा बढ़िया समझेंगे, डेल्टा क्यू डायरेक्टली टू मास एम है। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगी उसमें उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा या उतना ही एनर्जी उससे रिलीज होगा। तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एम इंटू एल। अब देखो यहाँ पे एल जो आया ये कांस्टेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ये जो एल है इस एल को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। अब इसका एसआई यूनिट अगर हम लोग देखेंगे तो एसआई यूनिट भी यहां से देख सकते हो, इसका एल का देख रहे हैं, एसआई यूनिट यहां से आ जाएगा इसका। तो एसआई यूनिट अगर हम देखें तो क्यू बाय एम आ जाएगा। तो क्यू जो होती है वो जूल होता है, एनर्जी है, और एम जो होती है मास होती है। तो ये हो जाएगा जूल पर केजी, जूल पर केजी। लेकिन अब यहाँ पे हम तुम्हें स्पेशली कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है, जैसे कि एल, इसको पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे देखो ये लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस हुआ, लेकिन उसमें एलएफ जो कर दिए हैं ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। और इसका जो स्पेशली ये होता है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज चेंज 1 यूनिट सॉलिड, या इसी को 1 ग्राम लिख दें, चलो रन दो, 1 यूनिट सॉलिड इनटू लिक्विड।
अगर हम बात कर ले वाटर के लिए, अगर आइस है तो उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है LF जो होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये सीजीएस यूनिट में है। तो LF मतलब हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। और ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी वाटर सॉरी आइस को कन्वर्ट करना होता है वाटर में, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर ये तुम्हें दिया भी रह सकता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग याद करके रखे हुए हैं, जो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। उसी तरह से अगर हमको कन्वर्ट करना है एक यूनिट लिक्विड को गैस में, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होती है बॉइलिंग पॉइंट पे, ये किस पे होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे, जिसमें आइस कन्वर्ट होगा लिक्विड में। मतलब सॉलिड से जब लिक्विड कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब वेपर सॉरी लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी तरह से एक और है, इधर जगह नहीं तो यहां पे लिख देते हैं, सॉरी LV होता है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट लिक्विड इनटू वेपर। अगर हम बात कर ले 1 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करेंगे अगर वेपर में, तो कितना हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देना पड़ेगा। तो LV जो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको पढ़ते हैं 450 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ये सीजीएस यूनिट में है, सीजीएस यूनिट में ही कैलोरी, अगर एसआई यूनिट में बात करें तो जूल होता है, और सीजीएस में कैलोरी होता है हीट का, और ग्राम जो होते हैं वो जानते ही सीजीएस यूनिट है। तो इस तरह से हमें लेटेंट हीट और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहते हैं, जब हमें किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करना होता है लिक्विड में, तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर पे जो हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है एक यूनिट सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सॉरी फ्यूजन कहते हैं। अगर वाटर के लिए देखा जाए तो ये 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। उसी तरह से अगर 1 ग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करना है इसमें वेपर में, तो उसमें जो हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है वो LV के बराबर होता है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर ये स्पेशली वाटर के लिए देखेंगे तो ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हीटिंग कर्व। तो ये हीटिंग कर्व क्या होता है, तो हीटिंग कर्व को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लिए हैं। करा कि टू गिवन मास m, मतलब हम लिए हैं कि m मास का एक कोई आइस है, आइस सॉलिड आइस लिया हुआ है। हीट सप्लाई एट द कांस्टेंट रेट P, ये कैपिटल P है, ये कांस्टेंट रेट जो है कैपिटल P, एंड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टेम्परेचर एंड टाइम। तो इस पे टेम्परेचर रखें, इस पे टाइम रखें। तो यहाँ पे देखने कि हमारे पास 3 रीजन है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे तो A पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और उससे पहले हमारा एक O पॉइंट है जहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद A से B तक देखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है। फिर B से C देखेंगे तो B से लेकर C तक में टेम्परेचर बढ़ा है 0 से लेकर के 100 तक। उसके बाद C से D देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कर्व सेम है, तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा होगा। उसके बाद D से E देखेंगे तो टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो हमें 2 स्टेट दिखा, जैसे कि AB, तो ये और जो ये है वो किसका है, फेज चेंज स्टेट है, फेज चेंज स्टेट। जिस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है, तो ये एनर्जी जा रही है किसके फॉर्मेट में जा रही है, वो लेटेंट हीट के फॉर्मेट में। तो इसको हम धीरे धीरे समझते हैं कि आखिर इस कहना क्या चाहता है ये ग्राफ के जरिए। तो हम पहले O से लेकर के A तक का रीजन में देखते हैं। तो यहाँ पे इन रीजन
ओ ए। तो ओ और ए में देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर अपना इंक्रीज कर रहा है। देखो यहां से अगर यहाँ पे टेम्परेचर अपना जीरो है, सॉरी टाइम जीरो है, तो जीरो से लेकर T1 तक में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेज विद तो टेम्परेचर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा, तो यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू जो होते हैं वो होता है एम एस डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है किसी सब्सटेंस का तो इस तरह से क्या होता है, हीट जो सप्लाई होती है डेल्टा क्यू होती है, मास होता है उस सब्सटेंस का। अगर मान लो कि इसका मास दिया हुआ कितना, कैपिटल एम दिया, स्मॉल एम दिया हुआ है, और एस जो होता है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे जो ये जो डेल्टा क्यू है तो वो क्या है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, हीट सप्लाई जो कर रहा है कांस्टेंट रेट से दिया हुआ है, तो मतलब डी क्यू बाय डी टी। ये दिया हुआ पी क्या था, क्यू बाय टी दिया हुआ है। अगर हम टी टाइम में देखें कितना हीट सप्लाई हुआ तो पी इंटू टी कर देंगे। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमें डेल्टा क्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, पी इंटू डेल्टा टी। तो ये हीट हो गया इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो अब यहां से डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू पी डिवाइड बाय एम एस इंटू डेल्टा टी। तो ये बात को आप समझो कि अगर देखेंगे तो ये अपना y की तरह ट्रीट कर रहा है, ये स्लोप की तरह, ये x की तरह, तो y इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ आ गया हमको ये। अगर इसको ध्यान से देखें तो y इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ आ गया, जहां पे m क्या स्लोप होता है। तो ये जो m है, कौन सा m, ये p बाय, सॉरी ये जो है टोटल है वो क्या है, ये स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, ये ओ लाइन का स्लोप है। उसी तरह से अगर हम चले, रुको एक मिनट, सॉलिड लाइन ही ट्रेस कर लें, चलो क्लियर है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ए टू बी में देखेंगे, इन रीजन ए टू बी क्या हो रहा है, इन रीजन ए टू। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ए से बी जाने पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इन रीजन ए बी पहला तो बात हुआ कि टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर इसमें सेम है। उसके बाद देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब हीट का सप्लाई हो ही रहा है। तो ए से लेके बी तक में जो भी हीट गया है उसका काम क्या हो गया, फेज को कन्वर्ट करने में। तो ए से बी तक में जो भी हीट गया है वो किस में चले गया, वो फेज चेंज करने में। तो यहां पे लिख सकते हैं कि फेज चेंज हो रही है, फेज चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, फेज चेंज हो रहा है। तो अब यहां पे जो फेज चेंज हो रही है तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, एनर्जी। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ सॉरी फ्यूजन होता है। तो डेल्टा क्यू को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एम डिवाइड बाय एल एफ। तो यहां से थोड़ा सा एल एफ को लिख लो, तो एल एफ जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, पी तो कांस्टेंट ही है, पी बाय एम इंटू डेल्टा टी। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, पी बाय एम कांस्टेंट है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चेंज इन टाइम है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा इसका लेंथ होगा, डेल्टा एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए बी। अगर ए बी का लेंथ बहुत छोटा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कम है। इसका मतलब उसको एक यूनिट मास का, एक यूनिट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये ए बी का लेंथ कितना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए बी। ये ए बी के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद कौन सा रीजन है, बी टू सी है। तो बात कर लेते हैं हम लोग इन रीजन बी टू सी। इन रीजन बी सी, तो बी टू सी में क्या हो रहा है कि अगर देखें बी टू सी में तो टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इज इंक्रीजेज विथ टाइम, टेम्परेचर इज इंक्रीजेज विद, ये टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। और यहां पे हम देखेंगे तो जो हीट सप्लाई होती है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो हीट आ रही है वो किससे, पावर दिया हुआ है किसी सब्सटेंस का, मतलब जो हीट सप्लाई करने का रेट जो दिया हुआ पी दिया हुआ है, तो डेल्टा टाइम में कितना हीट सप्लाई करेगा, पी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहां से हमें डेल्टा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कर दो, पी बाय एम एस। अगर देखेंगे तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस था, पहले अगर देखेंगे तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस था, ये आइस के लिए था। और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर के लिए, तो इसको डब्ल्यू भी बोल सकते हैं इंटू डेल्टा टी। तो फिर से ये देखो कि ये जो P डिवाइड बाय एम एस डब्ल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ये दिखा रहा है स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो इस तरह से हम लोग BC को देख लिया। अब बचा है CD। तो आप CD में देखेंगे तो C और D के अंदर क्या हो रही है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन इसका फेज चेंज हो रहा है, क्योंकि हम बताए थे कि यहाँ पे जो लाइन कैसा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। इसका मतलब है कि वहां पे एनर्जी का कोई, सॉरी टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी एनर्जी जा रहा है वो फेज चेंज करने में जा रही है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इन रीजन C टू D, इन रीजन सी डी। तो इसमें भी टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे फेज चेंज हो रही है। तो फेज चेंज हो रही है कहां से कहां तक, फेज चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू, और जो एनर्जी मिल रहा है डेल्टा क्यू इक्वल टू वो क्या मिलेगा, एम इंटू एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब ये जो एनर्जी है वो P दिया हुआ है, पावर रेट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, तो P इंटू डेल्टा टी हो जाएगा एनर्जी, M इंटू एल वी। उसी कोरस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो एल वी का जो वैल्यू आ रहा है वो P डिवाइड बाय M इंटू डेल्टा टी। अगर हम यहां से ध्यान से देखेंगे तो एल वी का क्या लेंथ होगा, क्योंकि P बाय M जो है वो तो कांस्टेंट टर्म है, जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा, अगर टाइम का वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा टी का वैल्यू अगर ज्यादा है
इसका मतलब एलवी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जो एलवी है वो डायरेक्ट टू लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ सी डी के बराबर। जितना ज्यादा सी डी का लेंथ होगा एल का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। देख लो यहां नीचे, ये सी डी का लेंथ जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टाइम का गैप होगा T4 माइनस T3, उतना ही ज्यादा उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। उसके बाद हम देखेंगे D2E में, तो D2E में आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गया है। तो अब ये क्या वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो वेपर अगर कन्वर्ट हो गया है तो वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। तो नेक्स्ट जो आ रहा है रीजन D2E, इन रीजन DE, डी के अंदर हम लोग देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद टाइम। अगर ये देखेंगे तो ये सब्सटेंस कौन सा होगा, वेपर का। ये वेपर का टेम्परेचर हो रहा है चेंज। तो यहां पे जो एनर्जी मिल रही है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस। अगर ये वेपर है तो इसको हम लोग कहते हैं, चलो वेपर को वी कर देते हैं इंटू डेल्टा टी। तो फिर से ये P इंटू डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा एम एस वेपर इंटू डेल्टा। फिर से बात ये लगातार रिपीट हो ही रही है तो ज़्यादा कुछ बोर नहीं करेंगे, फटाफट इसको लिख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटू डेल्टा, तो फिर से ये अपने को पता चल रहा है कि ये जो है ये है स्लोप ऑफ लाइन टी, स्लोप ऑफ लाइन टी। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कौन सा स्टेट में क्या हो रहा था। फर्स्ट स्टेट में देखें तो सबसे पहला स्टेट जो अपना है उसके अंदर हमको देखा कि ये आइस था, पहले नेगेटिव टेम्परेचर था, 0 डिग्री से अगर कम है तो ये आइस के पास कितना हीट सप्लाई किए, कितना अगर देखेंगे तो डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करने के बाद ये कहां तक पहुंच गया, हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे जहां पे हमें दोनों चीज मिलेगा, आइस भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। अब टोटल जब तक आइस कन्वर्ट नहीं हो जाएगा वाटर में तब तक टेम्परेचर उसका सेम रहेगा। तो ए से बी तक में जो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ा वो एनर्जी किस में चलेगी, यहाँ उसका फेज को चेंज करने में। फिर बी से लेकर के सी तक देखिए तो बी से लेकर के सी तक देख रहे हैं तो ये वाटर का लगातार टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक चेंज किया। उसके बाद C2D में देखेंगे तो जो एनर्जी सप्लाई हो रही है उसका काम क्या हो रहा है, फेज को चेंज कर रहा है। इस स्टेट में देखेंगे तो हमारा वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, C2D में वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर में। और फिर डी से लेकर के ई तक देखें तो इसमें वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो इस तरह से हम लोग हीटिंग कर्व को भी देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है लॉ ऑफ मिक्सचर। तो लॉ ऑफ मिक्सचर क्या बताता है, लॉ ऑफ मिक्सचर का कहना यह है कि अगर दो सब्सटेंस को हम ले, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, अगर दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो एक का टेम्परेचर फॉल होगा दूसरे का राइज होगा, और दोनों में हीट तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं, when two substance at different temperature are mixed together, दोनों सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर दिए, then exchange of heat continue to take place till their temperature becomes equal, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो इसको हम लोग फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर भी कहते हैं। एक सब्सटेंस हीट लॉस करेगा और दूसरा हीट गेन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास दो सब्सटेंस है, जैसे ए है दूसरा है बी है, इसका टेम्परेचर है टी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर टी बी और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी जो है बी का वो एस बी मान लेते हैं। अब इन दोनों को हम मिक्स कर दिए, इन दोनों को मिक्स कर दिए तो यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा। इसका फाइनल टेम्परेचर को हम लेट कर लेते हैं टीबी, इसको हम लोग टीबी नहीं बल्कि फाइनल टेम्परेचर को टी रेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर टी ए है वो ग्रेटर देन टी बी है, तो हीट लॉस करेगा ए और हीट गेन करेगा बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
हीट लॉस्ट बाय ए इक्वल टू हीट गेन बाय बी। एक हीट को लॉस करेगा, दूसरा हीट को गेन करेगा। तो अब देखो हीट को जो लॉस करने वाला है उसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो सॉरी जिसका अगर देखेंगे ए का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम होगा और बी पहले ज्यादा था, तो टेम्परेचर फॉल करेगा तभी तो वो हीट को लॉस करेगा। तो हीट लॉस अगर निकालना है तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, एम ए सॉरी मास ऑफ ए, इसका मास मान लेते हैं कि मास दिया हुआ है एम ए, इसका मास देख लेते हैं कि मास दिया हुआ है एम बी, क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। तो अभी तो हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। एम ए इंटू एस ए डेल्टा टी, तो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर जो ए का था वो ज्यादा, माइनस में टेम्परेचर फाइनल टी हुआ, उसके कोरोस्पोंडिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा एम बी इंटू एस बी इंटू टी माइनस डेल्टा मतलब टी माइनस टी बी। अब यहां से फाइनल टेम्परेचर को तुम देखोगे तो ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ, इसको जब हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा एड, देखो इधर ये एम ए बी है तो देखो ये इसको इधर ले चलो, इसको उठा के इधर ले चलते हैं, इसको उठा करके इधर ले आते हैं, तो टेम्परेचर जो हो जाएगा कैपिटल टी, इधर ये माइनस में था, ये देखो माइनस में, तो उधर जाकर के एम ए एस ए प्लस में एम बी एस बी इक्वल टू एम ए एस ए टी ए प्लस में एम बी एस बी टी बी। और यहां से हमें फाइनल टेम्परेचर अगर निकालना है तो किस तरह से आ जाएगा, हालांकि इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दिया रहता है ना तो वो फटाफट इसको कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां से डेल्टा टी अपने को फाइनल टेम्परेचर जो मिल गया है एम ए एस ए टी ए प्लस एम बी एस बी टी बी डिवाइड बाय एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी। और हम तुम्हें ये नहीं प्रेशर देंगे कि तुम इस फॉर्मूला को याद करो, बस इतना याद रखो कि एक सब्सटेंस हीट को लॉस किया है तो दूसरा क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। तो यही बता रहा है लॉ ऑफ मिक्सचर, अगर दो सब्सटेंस का जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर फाइनल सेम होगा, एक हीट को लॉस करेगा और एक हीट को गेन करेगा। तो चलो इस पे आप क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि the temperature of the three equal mass of the three different liquid A, B and C are 15 degree Celsius, 20 degree Celsius and 30 degree Celsius respectively. When A and B are mixed, their equilibrium temperature is 18 degree Celsius. तो पहले समझो यहाँ पे कि तीन सब्सटेंस है, A है, B है और C है। दो के लिए करना बड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए हम दो को नहीं लिए हैं, तीन को लिए हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला जो टेम्परेचर है A का वो कितना था, पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, बी का 20 डिग्री सेल्सियस और सी का जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इन दोनों को जब मिक्स किया गया, तो फाइनल टेम्परेचर जो मिला है व्हेन ए एंड बी आर मिक्स देयर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस दोनों को मिक्स किया। तो उसके बाद कह रहा है कि व्हेन बी एंड सी आर मिक्स इट इज 22 डिग्री सेल्सियस। बी को और जब सी को मिक्स किया गया तो 22 डिग्री सेल्सियस मिला है, 22 डिग्री सेल्सियस मिला है। अब पूछ कह रहा व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर व्हेन लिक्विड ए एंड सी आर मिक्स। तो अब कह रहा कि जब ए और सी को मिक्स करेंगे, ए को और जब सी को मिक्स करेंगे तो इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी है। तो उससे पहले आप देखते हैं कि जो हीट लॉस कौन करेगा, तो हीट लॉस बी करेगा, गेन करेगा ए। तो पहले इसमें लगाते हैं हीट लॉस बाय ए इक्वल टू हीट गेन बाय हीट गेन बाय ए इक्वल टू हीट लॉस बाय बी। तो फॉर हम लोग ए और बी के लिए करते हैं, फॉर ए एंड बी। तो ये हो जाएगा, चलो अब करने की क्या जरूरत है, इसको सीधा फॉर्मूला ही लिख दें। जो हीट गेन करेगा ए के द्वारा उसका स्पेसिफिक हीट को मान लेते हैं, जो इसका मास
ये बात क्या था कि इक्वल मास है, तीनों का मास था इक्वल था, तो हमें एम ए एम बी और एम सी करने की जरूरत नहीं है, सीधा एम मान लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए को हम लोग ए मानेंगे, और टेम्परेचर जो डेल्टा टी ये इंक्रीज हुआ तो हीट गेन किया, तो 18 माइनस 15, तो डिग्री सेल्सियस को हटाओ, इक्वल टू एम इंटू एस बी, और जो हीट लॉस हुआ है 20 माइनस में 18, तो ये हो जाएगा 20 माइनस डिग्री सेल्सियस को अभी भी हटाओ। तो अब यहां से हमें देखो एम एम तो कैंसिल खत्म हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो गया, तो एस ए बाय एस बी अपने को मिलने वाला है। तो देखो यहां से 3 SA इक्वल टू 2 SB, तो यहां से SA डिवाइड बाय SB हम लोग देख लेते कितना आएगा, 2/3, ये रहा 2/3, ये अपने को काम देगा, इसको हम लोग उसी तरह से हम B और C को मिक्स करते हैं, इसको B एंड C को, B एंड C। तो फिर से देखो यहाँ पे B का टेम्परेचर राइज किया, अब ये दोनों एक अलग कहानी था, अब B और C को मिला रहे हैं तो एक अलग कहानी है, तो सिर्फ B और C को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो हीट लॉस कौन कर रहा है, C कर रहा है, हीट गेन कौन कर रहा है, इसमें B कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां से B पे, तो चलो, तो M इंटू एस बी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हीट गेन हुआ है, तो 22 माइनस 20 इक्वल टू एम इंटू एस सी इंटू डेल्टा टी, तो इसको ध्यान से देखो 30 माइनस 22, तो 8 ही लिखते डायरेक्ट, चलो इसको लिख दिए क्योंकि जगह कम। तो अब ध्यान से देखो कि अब क्या कैंसिल होने वाला है, तो यहां से 2 आ जाएगा, तो एम एम तो कैंसिल करो, 2SB इक्वल टू 8SC, तो SB बाय SC जो इस बार आ रहा है वो आ रहा है कितना, 4, इसको भी रखो, ये काम आएगा अपने को। अब हम करते हैं क्या, नेक्स्ट पेज लेते हैं और A और C को मिक्स करते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखो कि जाहिर सी बात है कि A का टेम्परेचर 15 डिग्री है और C का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो A टेम्परेचर गेन करेगा और C जो है टेम्परेचर को लूज करेगा। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, जब A एंड C को मिक्स करेंगे, A एंड C, तो हीट गेन बाय A इक्वल टू हो जाएगा ये हीट लॉस बाय C, ये C के हीट लॉस के बराबर हो जाएगा। तो अब देखते हैं A का कितना हीट गेन होती है, तो E का हीट, तो मास ऑफ A इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ A इनटू डेल्टा T, तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है T माइनस 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू मास ऑफ C, तो सेम ही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ C इनटू डेल्टा T, तो 30 टेम्परेचर था पहले, अब हुआ है डेल्टा सिर्फ T, तो T टेम्परेचर को हमको फाइंड करना है, तो MM तो कैंसिल हो जाएगा, तो M को हटाओ। तो यहां से देखो कि SA बाय SC कर दे हम लोग, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको उठा के इधर ले आए हैं। तो अब देखो यहां से 30 माइनस T डिवाइड बाय T माइनस 30, और थोड़ा सा हमें दिमाग दें, SA बाय SC तो अपने को कहीं दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ करके जो रखे थे, SA बाय SB है और SB बाय SC है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या SB और SB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या SC डिवाइड बाय SA डिवाइड बाय SC हो जाएगा। इसी तरह से हम यहां से चाहें तो लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे क्या, SA बाय SB इनटू SB बाय SC इक्वल टू 30 माइनस T माइनस 15। कुछ अजीब नहीं है, देखो SB कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अपने को यहां से पता है, क्या पता है, इसका वैल्यू है 2/3, इसका वैल्यू है 4। ध्यान से देखो तो पीछे का पेज में
इसका 2/3, उसका कितना था 4। अब यहां से अपने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ 30 माइनस टी डिवाइड बाय टी माइनस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जगह 8t माइनस 120, 8 इंटू 15, तो 15 इंटू 8 जो होता है 120 होता है, इक्वल टू ये सब 90 माइनस 3t, 90 माइनस 3t, इसको इधर ले आओ, 11t इक्वल टू 210 डिग्री सेल्सियस, तो t इक्वल टू हो जाएगा 210 डिवाइड बाय 11 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। अब इसको तुम डिवाइड कर लो, फ्रैक्शन में जो आएगा वही अपना आंसर है। तो इस तरह से हम इसको भी फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेनी सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर वेरी विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी अकॉर्डिंग टू एस इक्वल टू ए टी क्यूब है। देखो जनरली हम बोले थे कि जो अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है किसी सब्सटेंस का वो होता है कांस्टेंट, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम हो और टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है तो उस सिचुएशन में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो अपना वेरिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वेरिएबल। तो अब ऐसे कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास भी तरीका है, ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। तो उसके लिए छोटा सा हीट का फॉर्मूला लगा देते, डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी। अगर हमें कंप्लीट हीट चाहिए तो क्यू निकालने के लिए डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, तो इस बार मास ही सिर्फ बाहर आएगा क्योंकि एस तो अपना वेरिएबल है, तो डी इंटू टी रह जाएगा। तो देखो m तो रहने दो बाहर, और s का वैल्यू कितना दिया हुआ था, ए टी क्यूब दिया हुआ था। जहां पे कह रहा है कि a कांस्टेंट है तो a टी क्यूब इंटू टी टी, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो a भी कांस्टेंट बाहर निकल गया। तो अब ये आ गया है टी क्यू इंटू डी टी, और टेम्परेचर का वेरिएशन भी दिया हुआ, देखो कहां पे दिया था, फ्रॉम 0 टू 20 केल्विन, तो ये 0 से 20 केल्विन हो जाएगा। तो अब यहां से देखो एम ए तो कांस्टेंट ही है, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि एम ए, और ये T4/4 होगा, तो इस 4 को हम बाहर कर देते हैं 0 टू 20। अब जो अपने को हीट मिला वो कितना मिलेगा, Ma/4 इंटू 20 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4। तो यहां से डेल्टा क्यू का वैल्यू अपने को आ रहा है, अगर इसको देखेंगे 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये 16 है, तो इसको हम सीधा कर सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 4 Ma, ये सब SI यूनिट में ही चल रहा था, तो ये जूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी कन्वर्ट कर लिए। तो यही पूछा था, फाइंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मास ऑफ सब्सटेंस सॉलिड m ऑफ सच सॉलिड फ्रॉम 0 टू 20 केल्विन। इसको भी हम लोग करके खत्म किए। अब देखो इसके लिए हम लोग वाटर इक्विवेलेंट तो पढ़े थे लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किए थे, तो अब यहाँ पे आ गया है, करेक्ट सर्टेन कैलोरीमेट्री हैज अ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 4.9 ग्राम दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे कैलोरीमेट्री का ना तो हमको मास दिया हुआ है ना तो उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है कि ये 4.9 ग्राम उसका वाटर इक्विवेलेंट है। तो हम लोग तो पहले पढ़े थे कि किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये देखो पहले करते थे क्या कि जो स्पेसिफिक हीट, तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होता था, तो हम लोग इसको बोलते थे मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हमको नहीं दिया हुआ जो कैलोरीमेट्री है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। तो अब ये तो पता है अपने को, ये दिया हुआ कितना 4.9 ग्राम दिया हुआ है, इसका तो हम लोग जानते हैं 1 है, तो ये जैसे लिखेंगे एम एस इंटू एस है, मतलब ये कैलोरीमेट्री क्या है
तो उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे। कह इट कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ ऑयल एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरीमेट्री के अंदर 40 ग्राम का ऑयल रखा हुआ है जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। आप कह रहा व्हेन 100 ग्राम ऑफ लेड एट 30 डिग्री सेल्सियस एडेड। तो आप देखो लेड का जो अभी इनिशियल टेम्परेचर वो 30 डिग्री है और जो वाटर के सॉरी ऑयल का टेम्परेचर कितना था 50 था। तो अब हमारा ऑयल और कैलोरीमेट्री जो उसका टेम्परेचर गिरेगा और जो लेड है उसका टेम्परेचर राइज करेगा। द फाइनल टेम्परेचर इज 48 डिग्री सेल्सियस। तो होना ही था, 50 से कम है और 30 से ज्यादा है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑयल। तो यहां पे क्या हो रहा है, हीट गेन बाय, ये जो हीट पहले चलो लॉस कौन कौन कर रहा है, हीट लॉस बाय ऑयल प्लस कैलोरी मीटर। मतलब एक टाइप का समझो कि एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग कैलोरी मीटर कहते हैं, इक्वल टू हीट गेन बाय लेड, हीट गेन बाय लेड। तो लेड के द्वारा हीट गेन होगा। तो आप चलो देखते हैं यहां पे। तो मास ऑफ ऑयल दिया ही है, कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। तो सबको सीजीएस में रखेंगे तो 40 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल जो कि नहीं दिया हुआ है इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना हो 40 फाइनल था, सॉरी 50 फाइनल था इसका इनिशियल, फाइनल इसका इतना हुआ। तो ये 50 माइनस में कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस 48 प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ, मान लेते हैं कि कैलोरीमेट्री सॉलिड है, मास ऑफ कैलोरीमेट्री को एमएस मान लेते हैं, सॉलिड होगा। और स्पेसिफिक हीट भी जो है उसका सॉलिड का एसी मान लिए कैलोरीमेट्री का, या उसको सी मान ले। तो चलो मास ऑफ कैलोरीमेट्री स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमेट्री इनटू डेल्टा टी। तो टेम्परेचर तो इसका फाइनल 48 होगा और इनिशियल कितना था 50 था। तो 50 माइनस 48 इक्वल टू हीट गेन बाय लेड। तो हीट गेन लेड का कितना मास दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 100 इनटू एस लेड का दिया हुआ है 0. इसको लिख लो 305 इंटू डेल्टा टी। तो फाइनल 48 इनिशियल कितना था 30। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 30, सॉरी क्या मिटा जी, चलो 48 माइनस 30। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करना बाकी अपने को। तो यहां से सॉल्व करने के बाद देखो क्या सब आ रहा है। तो ये आ जाएगा, इसमें तो कोई झंझट लेना ही नहीं, ये तो जो वाटर इक्विवेलेंट दिया है उसके जगह इसको पुट कर देंगे। वाटर इक्विवेलेंट कितना है 4.9 ग्राम है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो झंझट की बात यहाँ पे है नहीं कुछ। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 80 और स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल प्लस 4.9 इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम, इसका स्पेसिफिक हीट किसका, वाटर का, जो उस तरह से किए थे हम लोग ये। उसके बाद ये क्या आ रहा है इंटू टेम्परेचर कितना आ रहा है, ये 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 8 हो जाएगा इधर। तो ये 2 पॉइंट को उठा करके यहां पे रख देते हैं। तो 30.5 इंटू 18 को 18 कर देते हैं। तो ये जो अब आ गया अपने को 80 इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 पंचे 90, तो 90 लिख दो पहले सीधा, क्यों 18 पंचे 90 जीरो, 18 दिया 54, ये 4 5 हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे रख दिए तो इतना हो गया। उसमें से माइनस कर देना है 9.8 को। आगे हम लेके आ जाते हैं इसको।
स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल जो हो जाएगा वो कितना हो रहा है, तो 539.2, 539.2 डिवाइड बाय 80, ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट, तो आप जो इसको डिवाइड करके आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही। 1 मिनट, कितना है ये, 539.2 डिवाइड बाय 80, तो ये जो आ गया है 6.74 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल आ गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग कैलोरीमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको करने लायक हो चुके हैं। तो अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।